हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग अपना जो आईसीडीआर चैप्टर है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं जो हम पब्लिक इशू पढ़ रहे थे। अच्छा, इस चैप्टर में हमने अब तक कुछ छोटी छोटी बातें पढ़ी थी। इन्वेस्टर कौन कौन होते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। देन उसके बाद हमने देखा था कौन कौन एलिजिबल नहीं है, किन किन केसेस में आप पब्लिक इशू नहीं ला सकते हो। एप्लीकेबिलिटी देखी थी कि आईसीडीआर किन किन केसेस में एप्लीकेबल होता है और कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ पे होता है। आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट रेगुलेशन की, जिसमें हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं कि अगर आप डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है ना, मतलब वही हमने जो सारी कंडीशन पढ़ी थी कि आप डिफॉल्टर नहीं है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं है, सेबी से डिबार्ड नहीं है, वो सब कंडीशंस आपने फुलफिल कर ली। लेकिन ऐसी कोई भी कंपनी जो सेबी से डिबार्ड नहीं है या जिनके जो भी प्रमोटर डायरेक्टर हैं फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं है, क्या हर कोई कंपनी यहाँ पे एलिजिबल होगी? तो ऑफ कोर्स नॉट। देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज जो हमें मीट आउट करने पड़ेंगे और फिर वही कंपनीज यहाँ पे एलिजिबल मानी जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द रेगुलेशन। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रेगुलेशन नंबर 6 सब रेगुलेशन 1 की। यहाँ पे मैंने एफपीओ का प्रोविजन नहीं लिखा है, दिस इज ओनली फॉर आईपीओ। एफपीओ के लिए हम डिफरेंट प्रोविजन पढ़ेंगे। तो ये जो रेगुलेशन 6 है आईपीओ की कंडीशन बोलता है। जहाँ पे हमने डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ा था वो तो दोनों के लिए था, इधर आईपीओ और एफपीओ बोथ। अब जो रेगुलेशन 6 है तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी अभी हम सिर्फ और सिर्फ आईपीओ का केस पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से केसेस में सारी कंडीशन फुलफिल करोगे तभी जा करके एलिजिबल माने जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 पढ़ रहे हैं पहले। सब रेगुलेशन 2 जो है वो ऑल्टरनेटिव रूट में आएगा। तो पहले 1 क्या बोलता है कि क्या क्या कंडीशंस हैं वो देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहले नेट टेंजिबल असेट। देखो दो टाइप की एसेट होती है ना, टेंजिबल और इनटेंजिबल। इनटेंजिबल जो दिखाई नहीं देती है ना, जो टच नहीं कर सकते, गुडविल पेटेंट वगैरह है ना, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। नेट टेंजिबल असेट्स की बात कर रहे हैं। तो वो कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट 3 करोड़। कब होनी चाहिए? ड्यूरिंग कब? प्रिसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। प्रिसीडिंग हाउ मेनी ईयर्स? 3 फाइनेंशियल ईयर। फुल ईयर्स ऑफ 12 मंथ्स ईच। मतलब ऑब्वियसली फाइनेंशियल ईयर पूरा पूरा 12 महीने का लेते हैं ना अपन, जैसे अप्रैल से 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। जैसे आज के साल में अगर आप इशू कर रहे हो, करंट ईयर में आप इशू कर रहे हो, तो जो भी महीना आपका हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर पूरे पूरे ले लेना है ना। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर जैसे 19-20 हो गया है ना, 18-19 हो गया, 17-18 हो गया, ऐसे 3 फाइनेंशियल ईयर ले लिए। कंप्लीट 12 महीने के फाइनेंशियल ईयर हमने ले लिया। उनका जो हम बैलेंस शीट देखते हैं उस बैलेंस शीट में उनका नेट टेंजिबल असेट जो है, नेट टेंजिबल असेट कितना होना चाहिए? कम से कम 3 करोड़ का होना चाहिए। ओके, नेट और ग्रॉस समझते हैं, आफ्टर डेप्रिसिएशन होता है नेट का मतलब, ठीक है। एंड इसमें से ये जो नेट टेंजिबल असेट है इसमें से मैक्सिमम 50% ही मॉनेटरी असेट होंगी, मतलब कैश और कैश इक्विवेलेंट होगा। देखो क्या रीजन है, सिंपल सी बात है। आज मान लो मेरे पास नेट टेंजिबल असेट 10 करोड़ की है, लेट्स अज्यूम 10 करोड़ की नेट टेंजिबल असेट है। इसका मतलब आई एम एलिजिबल, कंडीशन फुलफिल कर रही हूँ क्योंकि इसने तो 3 करोड़ ही बोला है। अच्छा, अब 10 करोड़ में से 6 करोड़ का मेरे पास कैश ही पड़ा भाई, तो सेबी बोलेगा यार तुम अजीब हो, 6 करोड़ का कैश लेके बैठे हो फिर भी पब्लिक इशू लाने तुम्हें, तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं है? इतना पैसा जब ऑलरेडी पड़ा है तो पहले वह इन्वेस्ट कर लो, उसको ठिकाने लगा लो, बाद में लोगों से पैसे ले लेना। तुम्हें वो 6-6 करोड़ लेके बैठे हो कैश में। मॉनेटरी एसेट का मतलब ये होता है ना, कैश और कैश इक्विवेलेंट बैंक में पड़ा है, कैश में पड़ा है, इतना पैसा लेके बैठे हो, तुम्हारे पास वैसे प्लान्स नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के, और तुम पब्लिक से पैसा और ले लोगे तो फिर उसका क्या करोगे? तो यहाँ पे सेबी बोलेंगे यार ऐसे नहीं चलेगा, आपका मॉनेटरी एसेट 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब कमी बोलेगी सेबी आपको क्या प्रॉब्लम हो रही ज़्यादा, ये है ना, हमें एक प्रोजेक्ट लगाना था, एक प्लांट लगाना है, उसके लिए हमें बहुत सारे पैसे चाहिए, हमने पहले से फंड्स का अरेंजमेंट कर रखा और कुछ पैसा पब्लिक इशू से लेंगे तो हमारा पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे सेबी को सेटिस्फाई करोगे, क्या बोलोगे? मोर देन 50% अगर है तो फर्म कमिटमेंट करने हैं, मेड फर्म कमिटमेंट टू यूटिलाइज सच एक्सेस अमाउंट, यूटिलाइज सच एक्सेस अमाउंट। तो ऐसा आप वहाँ पे फॉर्म मैनेजमेंट करो। लेकिन ये कंडीशन एप्लीकेबल कब नहीं होगी? अगर पूरा एंटायर इशू ऑफर फॉर सेल के थ्रू आ रहा है। क्यों? ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या होता है आपको ध्यान है, मैंने बताया था ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या होता है, एग्जिस्टिंग जो होल्डर्स है वही अपना शेयर पब्लिक अलॉटमेंट के लिए दे रहे हैं। इसका मतलब
पैसा किसको मिलेगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। कंपनी को कोई पैसा नहीं मिलेगा तो कंपनी के पास लिक्विडिटी आएगी नहीं, तो कंपनी की लिक्विडिटी बढ़ने वाली नहीं है। तो अगर ऑफर फॉर सेल के थ्रू इशू आ रहा है तो उस केस में हमें 50% वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करनी है, बाकी अदरवाइज 50% वाली कंडीशन फुलफिल करनी है। और साथ में अगर मान लो 50% ज़्यादा है मॉनेटरी एसेट, तो कंपनी क्या बोलेगी, अरे सेबी आप ऐसे टेंशन मत लो, हमारे पास प्रोजेक्ट हैं, प्लान्स हैं इन्वेस्टमेंट करने के, तो हम फर्म कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम इसे 50% या उससे लेसर ले आएंगे, आप सदमे में मत आओ। तो ये हमारी पहली एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी। नंबर 1 फटाफट से रिकॉल करते हैं। नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़, कब? 3 साल। कौन से? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, 3 है ना। और इस नेट टेंजिबल एसेट्स में से मैक्सिमम 50% ही क्या हो सकती है? मॉनेटरी एसेट्स हो सकती है। और अगर 50% से ज़्यादा हुई तो सेबी क्वेश्चन पूछेगा, क्यों है इतना पैसा क्यों रख रखा है, तुम्हारे पास प्लान्स नहीं है क्या? और प्लान्स नहीं है तो फिर लोगों को पैसा लेकर के क्या ही करोगे? तो आप सेबी को सेटिस्फाई कर दो, सेबी हमारे पास अरेंजमेंट्स हैं, हम इन्वेस्ट कर देंगे पैसे को, ऐसे लिक्विड नहीं रखेंगे, क्योंकि लिक्विड पड़ा थोड़ी ना उस पर रिटर्न अर्न होगा, और रिटर्न अर्न नहीं होगा तो लोगों का पैसा लेकर के उनको क्या रिटर्न दोगे? तो इसलिए सेबी थोड़ा सा कंसर्न रखती है, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन किस पे एप्लीकेबल नहीं होती है? ऑफर फॉर सेल के। कौन सी वाली कंडीशन? 50% वाली। नेट टेंजिबल एसेट तो वही होना चाहिए 3 करोड़, उसकी बात नहीं हो रही, ठीक है। पहली कंडीशन क्लियर। चलो अब सेकंड कंडीशन बोलती है एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या? एवरेज, पहले तो एवरेज निकालना है। किसका एवरेज निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं लेना है, मतलब कैपिटल प्रॉफिट से नहीं लेना है हमें, सिर्फ और सिर्फ डे टू डे ऑपरेशन से होने वाले इनकम से लेनी है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या लेंगे? एवरेज। अच्छा कितने पीरियड का? वही 3 साल। यहाँ पे मोटा मोटा सब में वही 3 साल लेना है, और वही 3 साल फुल फाइनेंशियल ईयर लेने हैं, पूरे, ठीक है। तो पिछले 3 सालों का 3 फाइनेंशियल ईयर के आप इनकम स्टेटमेंट देखना, उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एवरेज निकालना, ठीक है। वो कितना होना चाहिए? 15 करोड़, 15 करोड़ का प्रॉफिट। ये बहुत ही भयानक सी बात बोल दी इसने, क्योंकि देखो बहुत सारी कंपनीज में असेट्स तो बहुत होती है लेकिन प्रॉफिट ही नहीं होता। तो 15 करोड़ का एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए, वो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक और बात बोलिए, विद ऑपरेटिंग प्रॉफिट एवरी ईयर, इससे क्या मतलब है? अच्छा सुनो, ऐसा हो सकता है क्या? क्या ऐसा हो सकता है? मेरे पास पिछले 3 साल के रिकॉर्ड है। कौन कौन से 3 साल के रिकॉर्ड है? 2017, 18, 19 एंड 19, 20। ये पूरे फुल 12 महीने के ईयर हो गए, फाइनेंशियल ईयर पिछले 3 साल के हो गए। अच्छा पहले साल में 17-18 में हमारे पास प्रॉफिट था से लेट्स अज्यूम 50 करोड़ का। फिर अचानक से कंपनी में झटका लगा और कंपनी में प्रॉफिट सिर्फ रह गया 10 करोड़ का, ठीक है। फिर और झटका लगा और कंपनी में हो गया लॉस हो गया कंपनी में, मान लेते हैं कंपनी में लॉस हो गया है 15 करोड़ का, 15 करोड़ का लॉस हो गया। अच्छा एवरेज निकालने इसका, एवरेज। अच्छा एवरेज निकाल लेते हैं, आता है ना कैलकुलेशन करना, तीनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 3 करो, है ना। तो ऐड करते हैं 50 + 10 - 15, है ना, ऐसा ही होता है ना, डिवाइडेड बाय 3। तो 50 + 10 60, 60 में से 15 माइनस किया 45, 45 में 3 का डिवाइड दोगे तो कितना आता है? 15 करोड़। 15 करोड़ तो आ रहा है, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़ आ रहा है। तो क्या ये कंडीशन फुलफिल हो गई है यहाँ पे? तो यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है। क्यों मैम? 15 करोड़ का एवरेज प्रॉफिट तो आ गया, इसलिए नहीं हुई है। इसने बोला था विद ऑपरेटिंग प्रॉफिट एवरी ईयर, हर साल प्रॉफिट होना जरूरी है। अब तो कितना भी प्रॉफिट है उससे मतलब नहीं, लेकिन प्रॉफिट होना जरूरी है। यहाँ पे क्या था? 15 करोड़ का लॉस था, ये घोटाला हो गया। 15 करोड़ का लॉस था ना, ये गड़बड़ हो गई है, ये नहीं हो सकता था। अगर यहाँ पे मान लो सिर्फ 3 करोड़ का प्रॉफिट होता और फिर मैं एवरेज निकालती, चलता, एब्सोल्युटली ओके था। प्रॉफिट चाहे कितना भी हो हर साल, उससे फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट होना जरूरी है, हर साल प्रॉफिट होना जरूरी है। और देन उसका एवरेज कितना आना चाहिए? 15 करोड़ आना चाहिए। अब इसका एवरेज निकाल के देखें एक बार, चलो ठीक है, चलो ये तो अलाउड ही नहीं था, एवरेज निकाल लेते हैं अब।
50 प्लस 10 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना हो गया 63 करोड़ हो गया ना। 63 करोड़ डिवाइड बाय 3 करोगे तो कितना आ गया 21 करोड़ आ गया। ओके डन। अभी 21 करोड़ है ना, हमारा रिक्वायरमेंट कितना है 15 करोड़ का, ये किस करोड़ है, ओके है, चलेगा एकदम। और हर साल प्रॉफिट भी है तो भी चलेगा। इसने ये नहीं बोला कि हर साल कितना प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन हर साल प्रॉफिट होना जरूरी है। बात समझ में आ गई, क्लियर। दूसरी कंडीशन, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 years शैल बी व्हाट, मिनिमम 15 करोड़। और हर साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होना चाहिए, कितना भी होना चाहिए बस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द थर्ड कंडीशन, नेटवर्थ। अब नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में। देखो समय वही प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर की बात बोल रहा है, कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 करोड़ होनी चाहिए, और 1 करोड़ एवरी ईयर होनी चाहिए। हर साल कम से कम 1 करोड़ की होनी चाहिए, ज़्यादा कितनी भी हो चलेगा, लेकिन हर साल मिनिमम 1 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए। यहाँ पे एवरेज नहीं देखना है, पिछले 3 सालों में हर साल चेक करना कि नेटवर्थ कितनी है। किसी भी साल अगर 1 करोड़ से कम है तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे। जैसे मान लो पिछले 3 साल हैं, एक साल में 10 करोड़ थी, एक साल में 9 करोड़ थी, और एक साल में 50 लाख थी, नो यू आर नॉट एलिजिबल। एक साल 10 करोड़ थी, एक साल 8 करोड़ थी, एक साल 6 करोड़ थी, चलेगा, क्योंकि हर साल मिनिमम 1 करोड़ तो है ही। तीनों कंडीशन क्लियर। पहली कंडीशन नेट टेंजिबल एसेट, वही प्रीसीडिंग 3 years। दूसरी कंडीशन एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वही प्रीसीडिंग 3 years का। नेटवर्थ वही प्रीसीडिंग 3 years, तीनों में प्रीसीडिंग 3 year देखना है। और अमाउंट कितना है, टेंजिबल एसेट्स के लिए 3 करोड़, प्रॉफिट्स के लिए 15 करोड़, नेटवर्थ के लिए 1 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखिए। अब फोर्थ कंडीशन क्या बोलती है, ये कंडीशनल है, ऐसा हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। इफ नेम चेंज ड्यूरिंग लास्ट ईयर तो ही एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अदरवाइज तो ये 3 कंडीशन फुलफिल करनी है। अगर कंपनी ने पिछले साल नाम चेंज किया था, ओके, वो कंपनी अपना पब्लिक इशू लाना चाह रही है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट 50% रेवेन्यू अर्न फ्रॉम नेम चेंज एक्टिविटी। भैया आपने नाम चेंज किया है, इसका मतलब आपके कंपनी में बहुत सारा प्रॉफिट होने का होगा, इसलिए आपने नाम चेंज किया। तो जो भी आपका टोटल रेवेन्यू है ना, उसका कम से कम 50%, कितना परसेंट, 50% रेवेन्यू किससे हुआ है, नेम चेंज एक्टिविटी से हुआ है। से मान लो पहले कंपनी सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल में डील करती थी, अब कंपनी टेक्सटाइल एंड केमिकल्स में डील करती है। तो केमिकल्स का जो नया बिजनेस उन्होंने एड ऑन किया है, उस बिजनेस से टोटल रेवेन्यू का 50% आना जरूरी है। लेकिन ये कंडीशन सिर्फ कब एप्लीकेबल है, अगर लास्ट ईयर आपने नेम चेंज किया है। तो इतनी रिस्क कोई भी कंपनी नहीं लेती है कि भैया आप पिछले साल नाम चेंज कर रहे हो और अभी इस साल आप पब्लिक इशू लेके आ रहे हो, ठीक है। तो पहले कंपनी अपनी गुडविल बनाती है, अपना नाम सबको बताती है, हम ये कंपनी है, हम बहुत अच्छी कंपनी है, एंड देन उसके बाद पब्लिक इशू लेके आती है। जैसे एयू फाइनेंस था, एयू फाइनेंस ने पहले अपना पूरा बिजनेस अच्छे से सेटअप किया, लोगों को बताया हम कौन, एंड देन उसके बाद काफ़ी टाइम बाद वो पब्लिक इशू लेके आए, है ना। ऐसा ना पहले दिन पब्लिक इशू लेके आ गए, तो नाम सेटअप किया। अब मान लो एयू फाइनेंस अपना नाम चेंज कर लेता कुछ और, तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि कौन है ये, है ना। ऐसा सिर्फ तभी होता है जब कंपनी धोखा देना चाहती है इन्वेस्टर्स को। पहले कुछ कांड किए होंगे पुराने नाम पे, अब नया नाम चेंज कर लिया और उसके बाद बोले पब्लिक इशू ले आते हैं। तो सेबी कौन सा काम है, सेबी बोलता है तुमने नाम चेंज किया ना, नाम चेंज एक्टिविटीज से टोटल रेवेन्यू का 50%, मिनिमम 50% आपका रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। चारों कंडीशंस आपकी फुलफिल होना कंपलसरी है, चारों। नंबर 1 नेट टेंजिबल एसेट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट वर्थ एंड नेम चेंज। चारों कंडीशन फुलफिल करना मैंडेटरी है। अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, सुनना ध्यान से, अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो क्या कंपनी पब्लिक इशू नहीं ला सकती, ला सकती है, लेकिन ऑल्टरनेटिव रूट से ला सकती है। वो रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 2 के थ्रू आएगा, मतलब ऑल्टरनेटिव। सब रेगुलेशन 1 तो क्या है हमारा, जिसमें नॉर्मल कंडीशन दे रखी है। सब रेगुलेशन 2 क्या है हमारा, जिसमें ऑल्टरनेटिव रूट दे रखा है ना, तो ऑल्टरनेटिव रूट में जाएंगे। अच्छा यहाँ पे एक ध्यान रखना, जितने भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 3 करोड़ 1 करोड़ जो भी कुछ दे रखा है, वो कैलकुलेटेड ऑन रीस्टेटेड एंड कंसोलिडेटेड बेसिस पे। रीस्टेटेड का मतलब होता है, मान लीजिए आपके अकाउंट्स में कुछ आपको रिवीजन करना पड़ गया, चेंज करना पड़ गया, तो रिवीजन के बाद क्या स्टेटमेंट रहे, मतलब ऑडिटर ने क्वालिफिकेशन रेज कर दी, तो क्वालिफिकेशन के बाद आपके प्रॉफिट्स रिवाइज क्या रहे, है ना।
और कंसोलिडेटेड बेसिस का मतलब होता है अगर आपकी सब्सिडरी है तो होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों की कंबाइन कर लो, फिर पता चलेगा तुम्हारी एक्चुअल नेटवर्थ कितनी है। पता चला कि एक कंपनी को तुमने प्रॉफिट मेकिंग बना दिया और दूसरी कंपनी तुम्हारी लॉस मेकिंग है, तो जो लॉस वाले ट्रांजेक्शन है वो लॉस मेकिंग कंपनी से कर रहे हो, बाकी प्रॉफिट वाले ट्रांजेक्शन दूसरी कंपनी से कर रहे हो, तो तुम बिना फालतू में प्रॉफिट हाइक कर दोगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी आपके जितने भी यहाँ पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं वो रीस्टेटेड एंड कंसोलिडेटेड बेसिस पे होंगे। किसके बेसिस पे? रीस्टेटेड एंड कंसोलिडेटेड बेसिस पे। ठीक है, ये कंडीशन समझ में आ गई सारी, एकदम क्लियर है? बहुत ध्यान से सुन दिया ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। ICDR एकदम अल्टीमेट है, और एज अ कंपनी सेक्रेटरी आप लोग को लिस्टेड कंपनी में जाना है तो ये चीज़ तो आनी चाहिए आप लोग को। ठीक है ना, आगे बढ़े। अब क्या बोलते हैं, मान लो बाई चांस ये चारों कंडीशंस आपको नहीं हो रही है पूरी, नेटवर्थ कम रह गया है, टेंजिबल एसेट्स कम रह गई या प्रॉफिट कम रह गया, अब क्या करूँ? पब्लिक इशू तो लाना है, वो तो लाना ही है, तो कैसे लाएं? ऑल्टरनेटिव रूट के थ्रू लेके आओ। तो ये जो ऑल्टरनेटिव रूट है ना वो क्या बोलते हैं, थोड़ा भयानक है। अब आप कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करोगे तो भयानक तो होगा ही। तो क्या बोलता है ये, इफ एनी वन कंडीशन ऑफ रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 इज नॉट फुलफिल्ड, एक भी एनी वन कंडीशन, चार में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुई तो क्या करें? पैसा किससे रेस करें? QIB से। मतलब RII रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स एंड NII, ये दोनों कैटेगरी से आप यहाँ पे पैसा नहीं मंगा सकते, ए बिग नो। ओके, किससे पैसा आएगा? सिर्फ और सिर्फ QIB से, और वो भी कितना आएगा? पता है कितना आएगा? बुक बिल्डिंग के थ्रू आएगा, मिनिमम 75%, मिनिमम 75%। ओके, हाँ, अब जो बचा हुआ है वो अगर आप रिमेनिंग अगर इनसे मंगाना चाहते हो तो अलाउड है, लेकिन 75% पहले किसको अलॉट करना पड़ेगा? QIB से। अगर मान लो इनसे 70% ही आया तो अलॉटमेंट हो सकता है? नो, पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा, पूरा का पूरा, 1 रुपये भी नहीं रह सकते। अगर 74.5555 या 9999 भी आया तो भी पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। तो QIB से मिनिमम कितना परसेंटेज आना चाहिए? 75%। वो भी कैसे? बुक बिल्डिंग के थ्रू। कैसे? बुक बिल्डिंग के थ्रू। बुक बिल्डिंग बताया था मैंने, बिडिंग बिडिंग बिडिंग, प्राइस की बिडिंग। दो तरीके होते हैं इशू के, या तो फिक्स प्राइस या बुक बिल्डिंग, जिसमें हम बिडिंग कराते हैं, प्राइस की बिडिंग कराते हैं, प्राइस फिक्स नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होती है? बिडिंग। ठीक है, अब अगर पैसा नहीं आया तो इफ नॉट रिसीव्ड तो रिफंड एंटायर मनी, पूरा का पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। गॉट इट? थोड़ी भयानक होगी ना। पहले तो QIB क्वालिफाइड बायर्स है तो मतलब बहुत होशियार लोग, लाइक म्यूचुअल फंड्स हो गए, बैंक्स हो गए, है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो बड़े बड़े जॉइंट इन्वेस्टर्स हैं, ये तो अच्छे से मार्केट स्टडी जानते ही हैं। अगर ये लोग रेडी है आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तो सेबी बोलता है हमें क्या दिक्कत है। देखो, ये जो RII NII कैटेगरी के लोग हैं ना, ये भोले भाले मासूम जनता है, और स्पेशली RII, ये तो एकदम होता है ना छोटा बच्चा, एकदम मासूम सा बच्चे से कुछ नहीं पता, भेड़ चाल में इन्वेस्टमेंट करता है। तो सेबी को इनकी सबसे ज़्यादा पड़ी होती है, इनके इंटरेस्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है सेबी। सेबी बोलते हैं देखो यार तुम कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो ऐसे भोले भाले मासूम लोगों को हम फंसा नहीं सकते हैं। तुम्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस है तो इन QIBs को अलॉट करके बताओ तो हम माने। तो सेबी बोलते हैं देखो भैया तुम्हें अब QIBs के पल्ले बांध दिया है, ये लोग अगर रेडी हो जाते हैं 75% अलॉटमेंट के लिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इशू ले आना, अलॉटमेंट कर देना। गॉट इट? बात समझ में आ गई अच्छे से? क्लियर है? तो ये IPO के केस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने पढ़ा, रेगुलेशन 6, 1 एंड 2। तो 1 नॉर्मल रूट है और 2 ऑल्टरनेटिव रूट है। अगर 1 की कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही है तो 2 की कर लेना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से IPO का? क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रेगुलेशन पे, रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 3। अच्छा, पहले 6, 1 और 2 ही, दो ही रेगुलेशन हुआ करते थे, 1 और 2, फिर बाद में रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 3 भी एड ऑन हुआ। तो अभी लास्ट अटेम्प्ट में ही अमेंडमेंट आया था जिसके थ्रू ये सब रेगुलेशन ऐड किया गया था। अच्छा, इस रेगुलेशन को पढ़ने से पहले हम पहले कुछ कंसेप्ट समझते हैं, फिर उसके रेगुलेशन के प्रोविजंस पे जाएंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसने क्या बोला, एक कंसेप्ट एड ऑन हुआ SR इक्विटी शेयर्स का। कौन सा शेयर? SR।
ये एसआर क्या है? सुपीरियर राइट्स है। एसआर से मतलब क्या है? सुपीरियर राइट्स। अच्छा, कौन से सुपीरियर राइट्स? सुपीरियर कौन से राइट? वोटिंग राइट। सुपीरियर क्या है? वोटिंग राइट। सुपीरियर राइट्स किस कंसर्न में? वोटिंग राइट्स। किसके कंपैरिजन में? ऑर्डिनरी शेयर के कंपैरिजन में। देन ऑर्डिनरी शेयर, जैसे फॉर एग्जांपल इन जनरल केस ऑर्डिनरी शेयर की जब भी मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे क्या होता है? 1 शेयर इज इक्वल्स टू 1 वोट होता है। ऐसा ही होता है ना? हम लोगों ने जब कंपनी लॉ में भी हम डीवीआर पढ़ते हैं तो डीवीआर में हम यही पढ़ते हैं ऑर्डिनरी शेयर मतलब 1 शेयर इज इक्वल्स टू 1 वोट। लेकिन डीवीआर में क्या होता है? वोटिंग कम होते हैं। लेकिन जब हम सुपीरियर राइट की बात करें तो यहाँ पे वोटिंग क्या होगा? ज़्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे राइट मिल गया 1 शेयर इज इक्वल्स टू 5 वोट, तो दिस इज कॉल्ड सुपीरियर राइट, ज़्यादा राइट मिल गया। तो ऐसे शेयर्स क्या होते हैं? सुपीरियर राइट वाले शेयर्स होते हैं, एसआर शेयर्स इनको हम बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या कंसेप्ट है देखो, जब भी हम लिस्टेड कंपनी की बात बोलते हैं तो सेबी तो बोलते हैं भैया सारे लोग हमारे लिए बराबर हैं, कोई भी सुपीरियर और कोई भी इंफीरियर नहीं हो सकता। तो मतलब लिस्टेड कंपनी तो एसआर शेयर इशू कर ही नहीं सकते। ओके, तो 2 टाइप की कैटेगरीज बनाती हूँ मैं यहाँ पे, लिस्टेड और अनलिस्टेड। लिस्टेड एंड अनलिस्टेड 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं कंपनीज को। अच्छा, अब यहाँ पे जो सेबी है वो कौन सी कंपनीज को रेगुलेट करता है? ऑफ कोर्स लिस्टेड को, तो रेगुलेटेड बाय सेबी। रेगुलेटेड बाय सेबी। अब क्योंकि सेबी रेगुलेट करती है तो सेबी तो भैया एकदम डंडा मार देती है कंपनी में। तो बोले अच्छा पब्लिक को तो तुम कम शेयर वोटिंग राइट दोगे और बाकी लोगों को तुम ज़्यादा दोगे, हो ही नहीं सकता। तो ऐसी कंपनी तो एसआर शेयर इशू कर ही नहीं सकती। लिस्टेड कंपनी अब हो गई है तो अब नए कोई भी एसआर शेयर इशू नहीं कर सकते। लेकिन जो अनलिस्टेड कंपनी है, कौन सी कंपनी है? अनलिस्टेड कंपनी, उसको तो सेबी रेगुलेट नहीं करता। अब मान लो आप अनलिस्टेड कंपनी हो आज की प्रेजेंट डेट पे, है ना, और आपने इशू किए हैं एसआर शेयर, तो कर सकते हो ना? कर सकते हो, एसआर शेयर्स आपने इशू कर रखे हैं। अब ऐसी कंपनी जिसने ऑलरेडी एसआर शेयर इशू कर रखे हैं, अब वो पब्लिक इशू लाना चाहती है। अब अगर ऐसी कंपनी पब्लिक इशू लाना चाहती है तो क्या सेबी ऐसी कंपनीज को परमिट करेगा कि नहीं करेगा? परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? दिस इज द क्वेश्चन। तो सेबी बोलता है यार ये कंपनी जो है अभी तक तो अनलिस्टेड थी, तब एसआर शेयर इशू किए थे, सुपीरियर राइट्स वाले इशू किए थे। अब ये कंपनी पब्लिक इशू ला रही है तो लाने दे कि नहीं लाने दे? मतलब बिजनेस पे, मतलब इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए क्या ये बिजनेस में पब्लिक इशू लाना ज़रूरी है कि नहीं है? तो सेबी बोलते हैं ठीक है यार हम पब्लिक इशू लाने देंगे इन कंपनीज को, लेकिन परमिशन तभी मिलेगी जब कुछ सर्टेन कंडीशंस फुलफिल की जाएगी। तो परमिशन मिलेगी सब्जेक्ट टू द कंडीशंस, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। ठीक है, तो कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हैं तो फिर आप पब्लिक इशू ला सकते हैं। तो इसीलिए आईसीडीआर में रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 3 जो है वो न्यूली एड ऑन हुआ। तो क्या बोलता है? कंपनी अनलिस्टेड थी, एसआर शेयर इशू किए थे, अब वो कंपनी पब्लिक इशू ला रही है तो फिर क्या क्या कंडीशंस के साथ ला सकती है? स्टार्ट करें, चलो देखो। सबसे पहले इफ एन इशूअर हैज इशूड एसआर इक्विटी शेयर्स, किसको? टू इट्स प्रमोटर्स या फाउंडर्स। किसको? प्रमोटर्स या फाउंडर्स। मतलब प्रमोटर बोल लो फाउंडर बोल लो एक ही बात है ना? जो कंपनी को प्रमोट करते हैं या कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराते हैं वही। द सेड इशूअर शैल बी अलाउड टू डू एन आईपीओ ऑफ ओनली ऑर्डिनरी शेयर्स, ओनली ऑर्डिनरी शेयर्स। ऑल्दो कंपनी ने पहले से एसआर शेयर इशू किए हुए हैं, बट हो गया बहुत, जो करना था कर चुके हो, जितना रायता फैलाना था फैला चुके हो, अब और रायता नहीं फैलाने देंगे। अब जो भी नए शेयर लेके आओगे वो सिर्फ और सिर्फ कौन से वाले होंगे? ऑर्डिनरी शेयर वाले ही होंगे। तो ऐसी कंपनी जिसने अपने प्रमोटर्स को एसआर शेयर अलॉट कर रखे हैं पहले से, वो कंपनी
वो कंपनी पब्लिक इशू ला सकती है, लेकिन सिर्फ किसका? ऑर्डिनरी शेयर्स का। ओके, फॉर लिस्टिंग ऑन द मेन बोर्ड सब्जेक्ट टू कंप्लाइंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर एंड दीज क्लॉजेस। तो क्या सब्जेक्ट टू द कंडीशन है? तो कुछ कंडीशन फुलफिल करो, हम अलाउ कर देंगे। तो लेट्स सी क्या क्या कंडीशन है। नंबर 1, पहली कंडीशन, इशूअर शैल बी इंटेंसिव इन, किसमें? टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डाटा एनालिटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, ऐसे फील्ड में कंपनी एंगेज्ड है टू प्रोवाइड प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और बिजनेस प्लेटफॉर्म विद सूटेबल वैल्यू एडिशंस। अच्छा, से सपोज करो हमारी कंपनी जो है वो वड़ा पाव बनाती है, वड़ा पाव। ओके, और हमारी कंपनी ने अपने प्रमोटर्स को एसआर शेयर इशू कर रखे हैं, तो क्या हमारी कंपनी अब पब्लिक इशू ला सकती है ऑर्डिनरी शेयर्स का? इज दिस पॉसिबल? तो आंसर है बिग नो। अरे भैया, आप टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे, आईटी यूज़ नहीं कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डाटा एनालिस्ट कुछ भी यूज़ कर रहे हो क्या? वड़ा पाव बना रहे हो, वड़ा पाव में कौन सी टेक्नोलॉजी हो रही है? तो इसका मतलब आप इनमें से किसी बिजनेस में यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आप अलाउड नहीं होंगे। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड कंपनीज के लिए ही एप्लीकेबल होगा। तो आप टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी ऐसी कंपनीज में अगर आप डील करते हैं तो सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर परमिशन ग्रांटेड है कि अगर उन्होंने एसआर शेयर इशू कर रखे हैं प्रमोटर्स को, तो वो क्या कर सकती है? ऑर्डिनरी शेयर का पब्लिक इशू ला सकती है, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की वेंचर्स हैं। टेक्नोलॉजी में बहुत ब्रेन और बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है। आप इन्वेंशन कर रहे हो तो प्रमोटर्स को डेफिनेटली एसआर शेयर आपने दिए होंगे, तो वहाँ पे हम परमिशन दे रहे हैं। गॉट इट? स्टार्टअप्स वगैरह जो होते हैं जनरली। सेकेंडली क्या बोला इसने? एसआर शेयर होल्डर shall not be part of promoter group whose collective net worth is more than rupees 500 करोड़। तो यहाँ पे जो प्रमोटर ग्रुप हैं उनका कलेक्टिवली जॉइंटली कंबाइनली जो होल्डिंग है, नेटवर्थ जो है, कलेक्टिव नेटवर्थ, वो 500 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। व्हाट इट सेज? shall not be part of promoter group whose collective net worth is more than 500 करोड़। तो अगर वो ऐसा शेयर होल्डर ऐसे प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करता है जिसका नेटवर्थ मान लो 200 करोड़ है तो अलाउड है, 300 करोड़ है अलाउड है, 600 करोड़ है नहीं अलाउड है। ऐसे प्रमोटर ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत कैपेबल है, 500 करोड़ का नेटवर्थ उनका जॉइंटली है, पब्लिक इशू की कोई ज़रूरत नहीं है। SR shares were issued only to promoters and founders। ऊपर पढ़ा हमने प्रमोटर फाउंडर, तो यहाँ पे क्लियर कट कर दिया, ओनली टू प्रमोटर फाउंडर हु होल्ड एन एग्जीक्यूटिव पोजीशन इन द इशूअर कंपनी। कौन से प्रमोटर फाउंडर को दिया? जो कंपनी में एग्जीक्यूटिव पोजीशन होल्ड करते हैं। इसके अलावा कोई दूसरे प्रमोटर फाउंडर को भी नहीं किया गया। चार प्रमोटर्स हैं मान लीजिए, तो 4 में से 2 लोग जो हैं वो एग्जीक्यूटिव पोजीशन होल्ड करते हैं, तो सिर्फ वही लोग यहाँ पे एसआर होल्ड कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। तीनों कंडीशन क्लियर? पहली कंडीशन क्या बोला? नंबर 1 कंडीशन, टेक्नोलॉजी कौन सी होनी चाहिए? टेक्नोलॉजी मतलब कौन सी कंपनी? इशूअर कंपनी का नेचर बता दिया कि नैनो टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, किस में डील कर रहे हो। सेकेंडली, जो एसआर शेयर होल्डर है वो प्रमोटर ग्रुप जिससे बिलोंग करता है, उनकी कलेक्टिव नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या बोलता है ये कि जो एसआर शेयर होल्डर्स हैं वो कौन से प्रमोटर फाउंडर्स को इशू किए गए हैं? जो कंपनी में एग्जीक्यूटिव पोजीशन होल्ड करते हैं। कौन सी पोजीशन? एग्जीक्यूटिव पोजीशन। ठीक है, 3 कंडीशंस क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द 4th कंडीशन। द इशू ऑफ एसआर इक्विटी शेयर हैज बीन ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या पास किया गया इनके लिए? स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया है, पास्ड एट द जनरल मीटिंग। इट्स जनरल कंडीशन। मोस्ट लाइकली जब भी कोई स्पेशल शेयर्स आप इशू करते हो, चाहे वो कंपनी लॉ हो या सेबी, उनमें एसआर पास करने के लिए बोलता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए बोलता है। ये स्पेशल रेजोल्यूशन है, और ये जो एसआर हम पढ़ रहे हैं ना, ये स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं है, ये सुपीरियर राइट है। कहीं ऐसा बोलो ये भी एसआर बना दो उसको स्पेशल रेजोल्यूशन, नो, दिस इज सुपीरियर राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। द एसआर इक्विटी शेयर हैव बीन हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 6 months प्रायर। 6 months प्रायर, पहले किससे? टू द फाइलिंग ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इट मीन्स अभी फ्रेशली इशूड नहीं है,
कंपनी ने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया पब्लिक इशुएंस के लिए, ओके। इससे ये 6 महीने प्रायर, मतलब इस 6 महीने के पीरियड में एसआर शेयर इशू नहीं होने चाहिए। इससे पहले एसआर शेयर इशू किए गए थे, ठीक है, इससे पहले एसआर शेयर इशू किए गए थे। तो ये कंडीशन बोलता है मतलब फ्रेशली इशूड नहीं होनी चाहिए, पुराने इशूड होने चाहिए। नहीं तो कंपनी हो सकता है ना जानबूझ करके अभी शेयर इशू कर रही है रिसेंटली और फिर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोगों को मतलब ऑर्डिनरी शेयर इशू कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिनिमम 6 महीने पुराने होने चाहिए, ठीक है। देन एसआर इक्विटी शेयर्स शैल हैव वोटिंग राइट्स। प्रपोर्शन क्या होगा? मिनिमम 2:1, मिनिमम 2:1 एंड अप टू मैक्सिमम 10:1। मिनिमम 2:1 एंड मैक्सिमम 10:1। इसका मतलब ये हुआ 1 शेयर पे 2 वोट, ये तो मिनिमम है, ऑफ कोर्स ही बात है। पर मैक्स टू मैक्स 1 शेयर पे 10 वोट्स ही हो सकते, ज़्यादा नहीं जा सकते। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि हमने सुपीरियर वोटिंग राइट वाले इशू कर दिए 1 शेयर पे 100 वोट्स, वो अलाउड नहीं है। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 10:1 ही हो सकता है। कंपेयर टू ऑर्डिनरी शेयर एंड सच रेशियो शैल बी इन होल नंबर्स ओनली। मतलब ये नहीं हो सकता 1 शेयर पे 1.5 वोट्स, ऐसे मत कर देना, है ना। फ्रैक्शन रेक्शन नहीं होता है, होल नंबर्स में होता है। या तो 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1 एंड 9:1 एंड मैक्सिमम 10:1। ओके, बस यही नंबर्स हो सकते हैं इसमें, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। एसआर इक्विटी शेयर्स शैल हैव द सेम फेस वैल्यू एज दैट ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर। फेस वैल्यू सेम रखना, मतलब जैसे ऑर्डिनरी शेयर की 10 रुपये है तो इनकी भी 10 रख देना, उसकी 100 है तो 100 रख देना, मतलब फेस वैल्यू सेम रखनी। इशूअर शैल हैव 1 क्लास ऑफ एसआर इक्विटी शेयर। ऐसे अलग अलग क्लास में इशू कर देना, एक है 2:1 वाली, एक है 3:1 वाली, एक है 10:1 वाली। नो, कंपनी में एक ही काइंड के एसआर शेयर हो सकते हैं, डिफरेंट मल्टीपल कैटेगरी के नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, द एसआर इक्विटी शेयर्स शैल बी इक्विवेलेंट टू ऑर्डिनरी शेयर्स इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट फॉर द सुपीरियर वोटिंग राइट। मतलब सिर्फ एक ही राइट इनको डिफरेंट है, दैट इज वोटिंग राइट। बाकी डिविडेंड सेम मिलेगा, वाइंडिंग अप के केस में उनको कैपिटल का पेमेंट जो है प्रोपोर्शनल, वो सब कुछ सेम रहेगा, एवरीथिंग विल रिमेन सेम। बस व्हाट इज द डिफरेंस? वोटिंग राइट इज डिफरेंट, जस्ट वोटिंग राइट का डिफरेंस रहेगा, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं रहने वाला है। सुपीरियर वोटिंग राइट्स में सिर्फ सुपीरियर वोटिंग राइट्स है, सुपीरियर डिविडेंड नहीं है या सुपीरियर कैपिटल पेमेंट का राइट नहीं है, बस सिर्फ वोटिंग राइट एक्स्ट्रा देंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे ये हमने रेगुलेशन नंबर 6 पढ़ लिया। रेगुलेशन नंबर 6 के अंदर हमने 3 बातें पढ़ी। रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1 और 2 ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहे थे। 1 नॉर्मल रूट है, 2 ऑल्टरनेटिव रूट है, आईपीओ के केस में हम पढ़ रहे थे, और 3 न्यूली एडेड है जिसमें एसआर शेयर्स अगर कंपनी के पास है तो उस केस में किन किन कंडीशंस को आपको फुलफिल करना पड़ेगा वो बता रहा था, ठीक है। तो कंडीशन बहुत जनरल कंडीशन दे रखी है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लेना, कौन सी कैटेगरी के इशूअर हो सकते हैं, कितने उनके वोटिंग राइट्स हो सकते हैं, है ना, ये सब बातें हमने पढ़ी। अब अगर आप एफपीओ ला रहे हो, क्या ला रहे हो? एफपीओ, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? रेगुलेशन 103। अच्छा, अब आपको नया कुछ याद नहीं करना, जो हमने ऑलरेडी रेगुलेशन 6 में कुछ बातें पढ़ी उसमें से कुछ पिक कर लेंगे बस हम, ठीक है। तो पिक कर लें, देखो सब रेगुलेशन 1, सिर्फ एक कंडीशन आ गई, इफ नेम चेंज्ड ड्यूरिंग लास्ट ईयर। देखो कंपनी एफपीओ ला रही है, इसका मतलब आईपीओ तो पहले ला चुकी है ना, तो आईपीओ जो पहले ला चुकी है तो नेटवर्थ, नेट एंजिबल एसेट, प्रॉफिट तो पहले से सेटिस्फाई किया ना। एक नया इवेंट क्या हो सकता है? नेम चेंज क्या हो सकता है? नेम चेंज। तो अगर कंपनी ने पिछले साल नाम चेंज किया है तो क्या कंडीशन है? एटलीस्ट 50% रेवेन्यू किससे आना चाहिए? नेम चेंज एक्टिविटी से आना चाहिए, जो अभी अभी हमने पढ़ा। सेम कंडीशन है, एटलीस्ट 50% रेवेन्यू अर्न फ्रॉम नेम चेंज एक्टिविटी। नेम चेंज एक्टिविटी सेम कंडीशन है। तो मतलब रेगुलेशन नंबर 6 सब रेगुलेशन 1 की 3 कंडीशन भूल जाओ, एक याद कर लो, दैट्स इट, ठीक है। अब सब रेगुलेशन 2 क्या बोलता है? बॉस, अगर आप सब रेगुलेशन 1 फॉलो नहीं कर पा रहे हो, है ना, अब नेम चेंज किया लेकिन रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, हो सकता है ना ऐसा कभी कभी, भैया आपने नाम चेंज किया था सोच करके और से रेवेन्यू आ जाएगा लेकिन नहीं आया, अब आपको एफपीओ लाना है, क्या करें? ऑल्टरनेटिव रूट। ऑल्टरनेटिव रूट, और ऑल्टरनेटिव रूट याद है आपको? किसको अलॉट करोगे? हाँ, भोली वाली जनता को नहीं फंसाने देंगे, आरआईआई एनआईआई को भूल जाओ,
किसको? QIBs। दम है तो QIBs को अलॉट करके बताओ। तो QIBs को अलॉट करेंगे इफ इशूअर नॉट सेटिस्फाइंग सब रेगुलेशन, तो उस केस में सब रेगुलेशन 2 क्या बोलता है? बेसिकली नॉट सेटिस्फाइंग सब रेगुलेशन 1 है ये। अगर सब रेगुलेशन 1 को आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो तो उस केस में क्या करोगे? undertakes to allot at least 75% of the net offer to qualified institutional buyers। तो QIBs को 75% अलॉट कर देना। तो 75% टू QIBs, वही सेम कंडीशन। और कैसे जाएगा? वही बुक बिल्डिंग के थ्रू, बुक बिल्डिंग। और अगर नहीं आया तो पूरा का पूरा पैसा रिफंड कर देना। तो refund full subscription money if it fails to make the said minimum allotment to the QIBs। That's it. This is what regulation 103 eligibility criteria in case of FPO। तो आज हमने 2 रेगुलेशन पूरे किए। रेगुलेशन नंबर 6 उसके 3 सब रेगुलेशन थे 1 2 3, एंड रेगुलेशन 103 इसके 2 सब रेगुलेशन पड़े 1 and 2। तो 1 है नॉर्मल रूट, सिर्फ नेम चेंज वाला है, और बाकी दूसरा ऑल्टरनेटिव रूट हमारा हो गया। तो आज के लिए इतना इनफ है। एलिजिबिलिटी सीख लीजिए एक बार, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द रेगुलेशंस के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।